हेलो एवरीवन, आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हमारे क्लास +1 में क्वेश्चन आना ही आना है। वेटेज भी इसका अराउंड 12 to 14 मार्क्स है और आने वाले क्लासेस में भी, आने वाले पूरे लाइफ में जब जब आप अकाउंटेंसी करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसका आमना सामना होगा ही होगा। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसका हम मीनिंग पढ़ने वाले हैं। सेकेंडली हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, एक या दो न्यूमेरिकल्स भी जानेंगे कि कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लिखा जाता है। लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। तो एट फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द एंड स्टेटमेंट। तो आप सबको पहले पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। लिख लेते हैं, थोड़े से नोट्स भी बना लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एंड स्टेटमेंट्स। सर ये एंड स्टेटमेंट्स क्या है? मैं कह सकता हूं दी स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल, मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं। बच्चे कह रहे हैं लिख लीजिए सर शॉर्ट में भी ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एफएस, शॉर्ट में एफएस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ईयर के एंड में बनाई जाती है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद एग्जैक्टली हम क्या बनाएंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। क्यों बनाई जाती है? दी स्टेटमेंट्स या एफएस, दी स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया या कितना लॉस, इसलिए बनाई जाती है। इट मीन्स टू से टू नो अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस। एंड व्हाई दिस स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड? टू नो अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे दोस्त, आना ही आना है आपको। सीए फाउंडेशन में भी आना है, सीए फाइनल में भी आना है, तो इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं। तो मुझे पता लग गया कि जो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं, दीज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। क्यों बनाई जाती हैं? टू नो अबाउट द प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर एंड एज वेल एज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। कॉलेक्टिवली जब ये आप दोनों ही स्टेटमेंट बनाते हैं, कॉलेक्टिवली किसे? इनकम पोजीशन, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस, एंड फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब कि बैलेंस शीट। कॉलेक्टिवली जब इन्हें बनाया जाता है, दोनों को एक साथ बनाया जाता है, तो इन्हें कॉलेक्टिवली फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं। आपके स्कूल में टीचर्स इसे फाइनल अकाउंट भी बोल सकते हैं। तो फाइनल अकाउंट कहा जाता है कॉलेक्टिवली, दीज नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनल अकाउंट के नाम से जानते हैं। जब आप इनकम पोजीशन भी बना रहे हैं और आप जब फाइनेंशियल पोजीशन भी बना रहे हैं, तो इसी को हम बोल देते हैं फाइनल अकाउंट। और आगे जान लेते हैं। तो पहले जानते हैं फाइनेंशियल पोजीशन किसे कहा गया है और इनकम पोजीशन किसे कहा गया है। इनकम पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन इट मींस बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को कहा गया है मेरे दोस्त फाइनेंशियल पोजीशन। एंड इनकम पोजीशन कहा गया है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाता है। मैं जो बात करने वाला हूं, मैं रिटेलर्स के बारे में बात करने वाला हूं। मैं रिटेलर्स माने नॉन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करने वाला हूं, अपने कोर्स के अकॉर्डिंग बात करने वाला हूं। ठीक है,
हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बनाते हैं जो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस, सर्विस इंडस्ट्रीज, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, इनके बारे में मैं कोई डिस्कशन नहीं करने वाला। मैं सिर्फ और सिर्फ बात करने वाला हूं नॉन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन माने कि बिजनेसमैन या रिटेलर्स के बारे में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा ट्रेडिंग अकाउंट। तो इनकम पोजीशन में जो सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ इनकम पोजीशन। इनकम पोजीशन में मुझे पता लग गया कि इनकम पोजीशन में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, दूसरा अकाउंट बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एट फर्स्ट वी आर गोइंग टू गेट स्टार्ट विद द ट्रेडिंग अकाउंट। आज के लेक्चर में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में ही जानेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट का क्या मीनिंग होता है, और एक दो न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करेंगे। अगले लेक्चर में जानेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एंड एज वेल एज बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस आज के लेक्चर में हम नहीं करने वाले हैं, इसलिए स्टार लगा लीजिए। स्टार मीन रिश्ता वही, सोच नहीं, माने कि अगले लेक्चर में इसे हम डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी शांति रखिए, अगले लेक्चर में करेंगे जरूर। तो ट्रेडिंग अकाउंट, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट जान लेते हैं, फिर जानेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है, मीनिंग भी। एट फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट जान लेते हैं। बिल्कुल टी शेप में बनाना है। टी शेप सभी जानते हैं, अकाउंट जितने भी हैं टी शेप पे अकाउंट बनाए जाते हैं, लेजर अकाउंट बनाए जाते हैं। तो टी शेप में हम लोगों को बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। ये सभी को समझ आ गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा ईयर एंड में ही बनाई जाती है। तो ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक, पहला कंटेंट जो लेंगे हम सब वन बाय वन बताऊंगा, डोंट वरी माय डियर फ्रेंड, चिंता ना करें आप लोग। फॉर्मेट नोट करिए। टू नेट परचेज, एक एक आइटम के बारे में चाहे जो मर्जी हो जाए, तुम्हारी वाली आइटम के बारे में सबके बारे में बताने वाला हूं कि क्या क्या लेना है। हाँ, वो तुम्हारी आइटम के बारे में नहीं, जो ट्रेडिंग अकाउंट में आइटम्स लिए इनके बारे में। तुम्हारी आइटम के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता मेरे दोस्त। हाँ, बताओगे तो पता लग जाएगा। नंबर दिया हुआ है, बता सकते हैं। बाय क्लोजिंग स्टॉक, पहले फॉर्मेट नोट कर लीजिए, देन आई टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। टू ग्रॉस प्रॉफिट, अगर हमारे पास बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आए, सभी लोग जानते हैं क्रेडिट साइड एक्सीड करके अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आ रहा है, मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा हो गई। क्रेडिट साइड ज्यादा हो गई तो मुझे पता लग गया कि डेबिट में आ रहा है तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, क्योंकि इनकम का मतलब जैसे ही पता लगा मुझे, मैं बात करने जा रहा हूं नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट चिल्ला चिल्ला कर कहता है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, सारे के सारे खर्चे डेबिट हो जाएंगे, एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स, तो सारी इनकम ज्यादा हो गई, खर्चे कम हो गए, तो ऑब्वियसली मेरे पास जो आएगा बैलेंसिंग फिगर डेबिट में, वो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। इसके ऑपोजिट, अगर मेरी डेबिट साइड ज्यादा हो गई, माने कि लॉसेस ज्यादा हो गई, मेरी एक्सपेंसेस ज्यादा हो गई, तो बैलेंसिंग फिगर ऑब्वियसली वुड अपीयर ऑन क्रेडिट साइड, है ना। शॉर्टर साइड पर ही हम बैलेंसिंग लिखते हैं। तो बैलेंसिंग अगर क्रेडिट साइड में आएगा तो क्या कहलाएगा, ग्रॉस लॉस कहलाएगा। तो बैलेंसिंग फिगर लिखना जरूर है आपने, बैलेंसिंग फिगर। अब वन बाय वन इसी के हम नोट्स बना लेते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी मैं बात करता हूं ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो मैं हमेशा बात करूंगा नॉमिनल अकाउंट की। जब भी हम प्रॉफिट या लॉसेस कहीं पर भी बात करें, कोई भी प्रॉफिट या लॉस, कोई भी खर्चे या इनकम के बारे में बात हो रही है, तो एक बात हमेशा यहां ध्यान रखनी है कि हम बात कर रहे हैं किसकी, किसकी बात कर रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, सारी इनकम क्रेडिट और सारे के सारे खर्चे डेबिट हो जाएंगे। तो पहला नोट बना लेते हैं इसका, मैं इसे साइडलाइन कर दूं, नोट कर लिया फॉर्मेट, प्लीज पॉज करके नोट कर लें। अब पहला मैं सबसे पहले डेबिट में ही पहला नोट बनाने जा रहा हूं, तो पहला नोट कर लीजिए, नेट परचेजेस। तो नेट परचेजेस किसे कहा गया है, नोट नंबर 1
एक एक करके नोट बनाते जाएंगे। नोट नंबर 1, नेट परचेजेस। नेट परचेजेस कहा गया है मेरे दोस्त, परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। परचेजेस में से परचेज रिटर्न को माइनस कर दिया तो क्या कहलाएगा, नेट परचेज कहलाएगा। नोट नंबर 2 किसे कहा गया है, नोट नंबर 2 में डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ले लेता हूं, उससे पहले नेट सेल्स को ले लेते हैं। सर ये ओपनिंग क्लोजिंग, बेटा ओपनिंग स्टॉक और आपको क्लोजिंग स्टॉक एज इट ही दिया होगा, इनके बारे में आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। कोई कैलकुलेटिव पार्ट आएगा वे ऑब्वियसली फॉर्मेट में पुट करेंगे तो आपको इनमें से ऐसा तो पॉसिबल है ये भी दिया हो, ये भी दिया हो, ये भी दिया हो, ये भी दिया हो, तो आपसे बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करा ले। पर ऐसा नहीं होता कि अलग से क्लोजिंग स्टॉक आपको दे ही ना क्वेश्चन में, ठीक है। अगर नहीं देगा तो इसका मतलब बाकी सारी आइटम आपको मेंशन करेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक आपको ऑब्वियसली क्वेश्चन में गिवन होंगे। तो नेट सेल्स हमारे पास, नेट सेल का फॉर्मेट क्या हो जाएगा सर, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल में से सेल रिटर्न को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, नेट सेल आ जाएगा। ये नोट नंबर 2 हो गया। अब नोट नंबर 3 बना लेते हैं। नोट नंबर 3, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इस बात को आप ऐसे समझिए, आपने एक प्रोडक्ट मंगाया मार्केट से, मान लो कि आप सेलर हैं और आपने एक प्रोडक्ट मंगाया 10,000 रुपए का और उसके ऊपर आपने खर्चा कर दिया, एक कैरेज पे कर दिया, माल भाड़ा पे कर दिया 2,000 रुपए। तो ऑब्वियसली आप प्रोडक्ट मुझे 10,000 का तो नहीं देने वाले, 10,000 का तो प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट है। आपने 10,000 का तो प्रोडक्ट ही खरीदा और 10,000 के ऊपर 2,000 रुपए आपने कैरेज पे कर दिया, माल भाड़ा पे कर दिया। ऑब्वियसली अगर आपने 10,000 का प्रोडक्ट खरीदा है, 2,000 रुपये माल भाड़ा पे किया है, तो प्रोडक्ट कितने का हो गया सर, 12,000 का। मैं 12,000 से नीचे तो नहीं देगा, है ना। ऑब्वियसली आप मुझे 12,000 से नीचे तो ये प्रोडक्ट नहीं देने वाले। गॉट माय पॉइंट। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वो सारी की सारी कॉस्ट, वो सारे के सारे खर्चे जो किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए किए गए हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रिटेलर्स की नॉर्मली, ठीक है। मैन्युफैक्चरर्स के बारे में बात नहीं कर रहे, पर आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो हो सकता है आपको कुछ ऐसे खर्चे दिए हो जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, तो उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूं, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो खर्चे होते हैं, वो सारे के सारे कॉस्ट जो डायरेक्टली प्रोडक्ट को खरीदने के लिए किया गया है, सीधा तौर पर प्रोडक्ट को मंगवाने के लिए किया गया है। कोई भी खर्चा सेलिंग से रिलेटेड डायरेक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं होता। वो सारे के सारे खर्चे जो प्रोडक्ट को खरीदने के लिए किए गए हैं, वो सारे के सारे खर्चे क्या कहलाते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट। तो डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस इनकर्ड, इनकर्ड मतलब घटित हो जाना, घटित हो जाना मतलब कि पेड नहीं बोला मैंने, पेड बोलते हैं कि एग्जैक्टली पे, आउटस्टैंडिंग भी हो सकते हैं ना खर्चे, इसलिए इनकर्ड मतलब घटित हो जाना, अराइज हो जाना। तो एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन दी परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स को खरीदने पे किए गए, परचेज ऑफ गुड्स, या मैं बोल सकता हूं मैन्युफैक्चरिंग। कई बार वो सीधा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चे देता है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का क्वेश्चन नहीं करवा रहा है तो हम लिख लेते हैं फिर भी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन फैक्ट्री, मतलब कोई भी खर्चा जो फैक्ट्री में हुआ है। ऑल दोज एक्सपेंसेस दोज आर इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स को खरीदने पे किया गया, या कोई भी खर्चा मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर किया गया, या कोई भी खर्चा फैक्ट्री में हुआ है। ऑल दोज एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कुछ एग्जांपल्स जान लेते हैं, व्हाई नॉट सम एग्जांपल्स। तो कुछ एग्जांपल्स जानते हैं, एग्जांपल्स में जान लेते हैं जैसे कि कैरेज। कैरेज भाड़े को कहा जाता है। कोई भी सामान आप बाय रोड ट्रांसपोर्ट मंगवाते हैं तो नॉर्मली उसके लिए कैरेज वर्ड प्रयोग किया जाता है। सिर्फ कैरेज लिखा हो या कैरेज इनवर्ड लिखा हो एक ही बात है। अगर कैरेज आउटवर्ड लिखा है तो वो डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं है, वह कौन सी कॉस्ट हो जाएगी, वह कॉस्ट हो जाएगी इनडायरेक्ट।
अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो कैरेज है, कैरेज इनवर्ड, कई बार फ्रेट, कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे। मीनिंग तो हमें समझ आ गया है, मीनिंग से ही हम रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देंगे कि कौन सा खर्चा डायरेक्ट है या कौन सा इनडायरेक्ट है। तो फ्रेट इनवर्ड लिख लीजिए, लिखते रहना बेटा जी, और मैं यहीं पर रुकेगा नहीं, ठीक है, मैं रुकने वाला तो नहीं है यहाँ पर, अभी और कराऊंगा तुमको क्वेश्चंस। तो फ्रेट इनवर्ड, कोई भी डॉक ड्यूज, सर ये डॉक ड्यूज क्या होते हैं? कोई भी प्रोडक्ट आप मान लो बाहर से मंगाते हैं कस्टम पर, जहां पर जहाज रुकते हैं, तो जैसे कि आप कहीं जाते हैं धर्मशाला में रुकते हैं तो वहां पे करते हैं ना, ऐसे ही जहाज रुकने के जो खर्चे दिए जाते हैं उसे डॉक ड्यूज बोल देते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, और हम कह सकते हैं कस्टम ड्यूटी, कस्टम क्लियरेंस के लिए कोई माल बाहर से ही मंगवाया तो ऑब्वियसली कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा। पावर, पावर ये बिजली को कहते हैं ना, हाई बिजली गिरी, तो याद रखना जब पावर वर्ड का प्रयोग किया गया है तो वो डायरेक्ट है, अगर इलेक्ट्रिसिटी वर्ड का यूज किया गया है तो वो इनडायरेक्ट है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है शोरूम्स में, ऑफिसेज में, और जब मैं बात करता हूं पावर, तो पावर चाहिए होती है बड़ी बड़ी मशीन्स को चलाने के लिए, और मशीनरी नॉर्मली कहां होती है? नॉर्मली यू फाउंड द मशीनरी इन दी फैक्ट्रीज, वर्कशॉप में पाई जाती है। तो एक बात ये हमेशा आपको याद रखनी है, पावर डायरेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी लिखेगा तो इनडायरेक्ट है। मतलब कि कोई भी खर्चा सेलिंग से रिलेटेड है, ऑफिस से रिलेटेड है, तो वो इनडायरेक्ट की श्रेणी में आते हैं। अगले लेक्चर में हम इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में जानेंगे, इस लेक्चर में सिर्फ डायरेक्ट, पर काफी कुछ तुम्हें पता लग गया है। अच्छा, वेजेस लिखूंगा, वेजेस भी होता पेमेंट देना ही है, पर याद रखना जब फैक्ट्रीज में पे कर रहे हैं तो नॉर्मली हम फैक्ट्री को कनेक्ट करते हैं, लेबर क्लास को कनेक्ट करते हैं वेज के साथ। अगर ऑफिस की बात करते हैं तो हम सैलरीज, अगर सैलरीज लिखा है तो नॉर्मली हम उसे ट्रीट करते हैं कि दीज आर व्हाट? इनडायरेक्ट कॉस्ट। और जब बात करते हैं वेजेस की, तो वेजेस को हम कनेक्ट करते हैं डायरेक्ट कॉस्ट के साथ, मजदूरों के साथ, लेबर चार्जेस। और भी खर्चा हो सकता है, कोई और भी खर्चा हो सकता है, कोल, सर कोला कहां से आ गया? हाँ मेरे दोस्त, कोल भी होता है, कोल गैस वाटर लिखा हो तो कहने का मतलब मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाला ना, कोल गैस वाटर, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी प्रोडक्शन पे दी जाने वाली है, कुछ कैसे ऐसे ऐसे खर्चे जो नॉर्मली आप जानते हैं। एनी अदर फैक्ट्री एक्सपेंस, कोई भी नाम लिख कर दे दिया उसने, है ना, लैला ने लिख के दे दिया, है ना, लैला लिख कर देगी तो ऑब्वियसली लिख कर देगी फैक्ट्री एक्सपेंसेस, तो मान कर ही चलेंगे कि ये डायरेक्ट कॉस्ट है। ये आपको याद रखना है, डायरेक्टली लिख दिया उसने फैक्ट्री एक्सपेंस तो वो डायरेक्ट कॉस्ट ही हो जाएगा, फिर आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और भी हो सकते हैं, है ना। सब्जेक्ट, टॉपिक क्या है? सब्जेक्टिव हो गया, क्योंकि मैंने आपको जो मेन डेफिनेशन बताई है वो मेन डेफिनेशन ये याद रखनी है कि ऑल द एक्सपेंसेस दोज आर रिलेटेड विद द परचेज ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड फैक्ट्री, इनसे रिलेटेड खर्चे हैं तो वो डायरेक्ट कॉस्ट कहलाते हैं। तो ये सब्जेक्टिव हो गया। सब्जेक्टिव क्या? कोई भी दे सकता है, कोई और नाम भी हो सकता है, रटने के लिए तो आप मतलब रट्टा नहीं मार सकते, सब्जेक्टिव हो गया। हाँ, पर कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है जो सीधा सीधा हमें पता होने चाहिए कि भाई हाँ ये तो, जैसे कि कैरेज, फ्रेट, डॉक ड्यूज, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, पावर, वेजेस, कोल गैस वाटर, एक्साइज ड्यूटी, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये डायरेक्टली रिलेटेड विद दी परचेज, मैन्युफैक्चरिंग एंड फैक्ट्री से रिलेटेड है, सीधा पता है ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। पर मैं यहां पर नहीं रुकेगा, मैं रुकेगा नहीं, मैं झुकेगा नहीं। अभी आगे और क्वेश्चंस करने वाले भी हैं प्रैक्टिस के लिए। आई होप सभी को समझ आया यहां तक, है ना। तो फॉर्मेट में चलते हैं, एक बार फॉर्मेट को फिर से देख लेते हैं मेरे दोस्त। फॉर्मेट में हमने किया ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, जिसमें मैंने बताया आपको कि ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, टू नेट परचेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लियर है सभी को, बाय नेट सेल्स ये भी क्लियर है, बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक नॉर्मली गिवन होंगे। अगर बैलेंसिंग डेबिट में आई तो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा, अगर बैलेंसिंग क्रेडिट में आई तो ग्रॉस लॉस कहलाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते क्यों है? इट डायरेक्टली रिलेटेड विद दी, directly related with trade. Trade means sale and purchase of goods.
सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। हम ट्रेड ऑफ गुड्स से रिलेटेड, कहने का मतलब इसमें इनडायरेक्ट खर्चों को नहीं लिया जाता, ये टोटल प्रॉफिट निकाला जाता। अब इसमें कौन से खर्चे नहीं लिए सर? हमने इसमें ऑफिस के खर्चे नहीं लिए, तो जनरल खर्चों को नहीं लिया। जनरल खर्चों को चार्ज करने से पहले, ऑफिस के खर्चे चार्ज करने से पहले, एडवर्टीजमेंट, हाई हैंडसम छुप छुप के लड़के वाली क्रीम, एडवर्टीजमेंट के ऊपर जो खर्चा किया है वो खर्चे करने से पहले जो हमारे पास प्रॉफिट आया वह टोटल प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है ना। वो खर्चे भी चार्ज कर देंगे तो क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट, जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इस लेक्चर में हम ट्रेडिंग अकाउंट, गॉट माय पॉइंट? तो इसमें अभी हमारे सेलिंग खर्चे रिलेटेड नहीं है ना, हमने सेलिंग से रिलेटेड नहीं लिए, ऑफिस से रिलेटेड खर्चे नहीं लिए, सिर्फ कौन से खर्चे लिए? ओनली मैन्युफैक्चरिंग एंड परचेज ऑफ गुड्स रिलेटेड। एक न्यूमेरिकल करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन पढ़ लीजिए और फिर फॉर्मेट बनाकर आपको दिखा देते हैं बेटे। तड़किला भड़किला है ना, आप टेंशन मत लीजिए, मैं समझा के रहेगा सभी को। तो एक क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन में कहता ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मनोज कुमार। वाओ, मनोज कुमार का ही क्वेश्चन आ गया, सीधा सीधा खुश हो जाओ भाई। एक क्वेश्चन सीधा सीधा मनोज कुमार का ही आ गया। तो मैं इसे ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, और क्वेश्चन नजर आ रहा है मुझे। अब मैं लिखता हूँ ऊपर हेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट थोड़ा छोटा कर लें क्वेश्चन को, चलो। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर्मेट सभी को क्लियर है? तो सबसे पहले फॉर्मेट देखिए भाई, पटाखे की आवाजें आ रही हैं बाहर से और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर, क्या बात है। पर्टिकुलर्स, ओके तो सबसे पहले फॉर्मेट में टू ओपनिंग स्टॉक डेबिट में लिख दें, टू ओपनिंग स्टॉक। मेरे पास है 20,000 और मेरे पास परचेजेस देख लीजिए, कोई परचेज रिटर्न तो नहीं है। आपको बताया था कोई परचेज रिटर्न, परचेजेस दिया हो और परचेजेस रिटर्न, तो दोनों को माइनस कर लेते हैं। क्यों माइनस करते हैं सर? नेट परचेज निकालने के लिए हमें माइनस करना जरूरी है, तो मैंने माइनस कर लिया। परचेज था 65,000 और परचेज रिटर्न कितना था मेरे पास? परचेजेस रिटर्न है 2500 और परचेज है 6500। तो नेट परचेज कितना आ गया मेरे दोस्त? सर निकाल लीजिए, निकाल के दिखा देते हैं यार आपको। कैसी बात करते हो दोस्त, हमारे पास ब्रह्मास्त्र है यार, कैलकुलेटर है कहने का मतलब, फिल्म वाला ब्रह्मास्त्र नहीं है मेरे पास। 62,500। तो मेरे पास परचेज भी हो गया, सेल्स भी दे रखी है। तो सेल्स कहाँ जाती है सर? बाय नेट सेल लिखते हैं। बाय नेट सेल कहने का मतलब सेल में से सेल्स रिटर्न को माइनस करके, तो सेल में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे। तो सेल में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर लीजिए। तो मेरे पास सेल्स दी हुई है 88,000 और सेल्स रिटर्न दी है 450, और इसे माइनस कर लें तो ये माइनस करके आ जाएगा मेरे पास 87,550। तो यहां तक तो हो गया। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो लिख दीजिए। सर सीधा लिख देंगे? हाँ जी भाई सीधा लिख देंगे, मतलब सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस अलग अलग लिखेंगे। बच्चे सोचते हैं टोटल करके लिखना चाहिए, नहीं। फ्रेट एंड ड्यूटी ये भी क्या डायरेक्ट है? हाँ जी सर, फ्रेट एंड ड्यूटी भी डायरेक्ट है। मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं क्वेश्चन को। तो फ्रेट एंड ड्यूटी ये भी डायरेक्ट है 3900। मैन्युफैक्चरिंग सीधा सीधा चिल्ला चिल्ला के वो कह रही है मेरा नाम शीला है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग है। अगर वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही है मेरा नाम मैन्युफैक्चरिंग है तो एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है, मान लेना कि वो शीला ही है। पावर 3800 है। ऑक्ट्रॉय क्या होता है सर? ये ऑक्ट्रॉय कहाँ से आ गया? नया आइटम आ गया हमारे पास ऑक्ट्रॉय, छोटा कर लेते हैं। ऑक्ट्रॉय कहाँ से आ गया सर? ऑक्ट्रॉय कहाँ से आ गया? ये ऑक्ट्रॉय होता है बेटे चुंगी, टोल टैक्स, ये आपको याद रखना है। दिस इज द टोल टैक्स, पहले चुंगी बोलते थे इसे, चुंगी, जिसे आज आप टोल टैक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये मैंने ये भी पे कर दिया, तो इसे भी ले लीजिए। टू ऑक्ट्रॉय ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस की श्रेणी में आ गया। कितना है ऑक्ट्रॉय? 300
और क्लियरिंग चार्जेस कितने हैं? 2 क्लियरिंग चार्जेस। सर ये क्लियरिंग क्या होते हैं? अभी बताया, कस्टम में जो चार्जेस पे किए जाते हैं। वेजेस, हाँ जी सर वेजेस भी ले लेंगे, वेजेस। और बाय क्लोजिंग स्टॉक भी ले लेना चाहिए 35,000। बस जी, टोटल कर दीजिए। क्रेडिट साइड में कितना आ रहा है? मेरे पास तो ब्रह्मास्त्र है भाई, कैलकुलेटर है, फटाफट करके दिखा देता हूं आपको। और -20,000, -62,500, 2,500, 3,900, 7,500, 3,800, 300, 450 एंड 5,000 माइनस कर दिया। ये आ गया मेरे पास 16,600। आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा पुत्र, ग्रॉस प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आ गया, इसी को कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। तो अभी हम कोई भी एडजस्टमेंट नहीं ले रहे हैं, अभी सिंपल प्लेन क्वेश्चन मैंने करवाया आपको, हाउ टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट एंड हाउ टू डिस्क्लोज द आइटम्स इनटू द फॉर्मेट, की फॉर्मेट में आइटम्स को लिखा कैसे जाता है, ठीक है। अभी कोई एडजस्टमेंट नहीं लिए, अभी हम नो एडजस्टमेंट पे चल रहे हैं, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करवा रहा हूं मैं आपको। अगले लेक्चर में हम प्लेन क्वेश्चन लेंगे फिर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और बैलेंस शीट भी जानेंगे कि बैलेंस शीट क्या होती है। आई होप कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट समझ आया। इस लेक्चर में हमने जाना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर बनाई जाती हैं, प्रॉफिट जानने के लिए बनाई जाती हैं या लॉस जानने के लिए, एंड बैलेंस शीट मतलब कि एसेट एंड लाइबिलिटीज को जानने के लिए। उसके बाद जाना कि कौन कौन सी स्टेटमेंट बनाई जाती हैं, इनकम के लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, एंड फाइनेंशियल पोजीशन के लिए बैलेंस शीट। तो उसमें से हमने एक पार्ट पढ़ा ट्रेडिंग अकाउंट, जो आपके सामने है। आई होप कि सभी को समझ आया है। यही हमने जाना है ना, यही हम लोगों ने जाना, एक छोटा सा रीकैप, फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट, इनकम पोजीशन, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। एंड उसके बाद मैंने आपको बताया कि जब भी मैं बात करूंगा इनकम पोजीशन की, नॉमिनल अकाउंट के बारे में बात कर रहा हूं, सारे खर्चे डेबिट, सारे इनकम्स क्रेडिट, और ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट जाना, एज वेल एज कि ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसे कहा गया है उसके बारे में थोड़ा सा हमने जाना। आई होप कि सभी को क्लियर है। थैंक यू वेरी मच। अगर क्लियर है तो प्लीज कीप वॉच द लेक्चर एंड शेयर, सब्सक्राइब एंड एज वेल एज कमेंट। टेक केयर, बाय बाय।